गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस के इस चैनल पे। देखो, बीएनएस की चैप्टर की सीरीज मैंने बताई थी कि एक स्टोरी के माध्यम से आप चैप्टर्स को, बीएनएस के चैप्टर्स को कैसे याद करें। अगर आपने बीएनएस की स्टोरी वाइज चैप्टर नहीं याद किए तो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रही होगी, एमडी लो क्लासेस के चैनल पे जाके फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को आप सभी ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इतना ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स और इतना अच्छा मुझे लगा कि मैं मजबूर हो गई कि बीएनएसएस की ये जो 39 चैप्टर्स है इनको भी मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं। देखो, उस वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। यही मोटिवेशन आपका देख के आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो 39 चैप्टर्स है उनको आप एक स्टोरी के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। आप भी वो स्टूडेंट हो जो बीएनएसएस के सारे 39 चैप्टर्स याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको सीरीज याद नहीं होती, बीच में से भूल जाते हैं, तो उसी लिए ये स्टोरी याद करने से सारे चैप्टर्स याद हो जाते हैं। तो सभी जने रेडी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आता है हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 बताता है प्रीलिमिनरी के बारे में, प्रारंभिक। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रारंभ करना है। चाहे कोई भी चीज हो, घर का मुहूर्त हो, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, श्री गणेश करना पड़ता है, स्टार्टिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, प्रारंभ करेंगे। अब देखो, लॉ पढ़ रहे हैं हम। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं। बीएनएसएस क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्रिमिनल कोड्स चाहिए। प्रारंभ करने के बाद हमें क्या चाहिए, क्रिमिनल कोड्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दंड न्यायालयों सॉरी, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होगी। तो क्या, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन करना है। स्टार्टिंग की, प्रारंभ किया, प्रारंभ करने के बाद दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन किया। अब देखो, दंड न्यायालयों को सीधा बिठा के तो रख नहीं सकते, काम भी तो बताना पड़ेगा। काम बताने से पहले हमें उनको उनकी पावर्स बतानी पड़ेंगी, शक्तियां बतानी पड़ेंगी कि आपको काम करना कैसे है, आपको पावर क्या क्या है। देन चैप्टर 3 में हमने बताई उनकी शक्तियां, दंड न्यायालयों की शक्तियां। अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग की, क्रिमिनल कोर्ट्स का गठन कर दिया, कोर्ट को उनकी पावर बता दी। कोर्ट के साथ मिलके कौन काम करता है, पुलिस काम करती है। तो अब हम चैप्टर 4 में किसको लेके आएंगे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लेके आएंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हम लेके आए चैप्टर नंबर 4 में। फिर से सबसे पहले स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग करने के बाद हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल कोर्ट का गठन करेंगे। गठन करने के बाद उनको उनकी शक्तियां दे देंगे। पुलिस कोर्ट के साथ मिलकर कौन काम करेगा, पुलिस काम करेगी। तो चैप्टर 4 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता। अब देखो, पुलिस क्या करता है, पुलिस का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट काम क्या है, पर्सन्स को अरेस्ट करना। तो पुलिस क्या करेगी, चैप्टर 5 में व्यक्तियों की गिरफ्तारी करेगी। चैप्टर 5 में क्या करेगी, व्यक्तियों की गिरफ्तारी करेगी। अब देखो, कुछ पर्सन्स को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ ढीठ पर्सन थे, नहीं आए, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा, हमें बुलाना पड़ेगा, हाजिर करवाना पड़ेगा। अब हाजिर वो वैसे तो होंगे नहीं, हम उनके नाम क्या निकालेंगे, सम्मन निकालेंगे, वारंट निकालेंगे। तो जब कुछ व्यक्तियों की हमने गिरफ्तारी कर ली, कुछ की नहीं कर सके, तो चैप्टर 6 में हमने उनको हाजिर होने के लिए कुछ आदेशिकाएं भेजी। चैप्टर 6 में हमने उनको हाजिर होने के लिए कुछ आदेशिकाएं भेजी। एक चीज, एक मिनट, आप चाहते हो कि चैप्टर 39 आपको याद हो जाए, तो ये वीडियो 15 से 20 मिनट की बनने वाली है। आप एक रूम में अपने आप को लॉक कर लीजिए, रूम में लॉक करो, जो चीजें मैं बता रही हूँ अटेंटिव होके सुन लो। मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेट से इस वीडियो को देख लिया तो आपके 80% तो एक ही वीडियो में, मतलब 15 से 20 मिनट में आपको 80% इस चैप्टर्स की याद हो जाएंगी। और सेकेंड टाइम वीडियो देख ली तो ये 80% 100% हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है, रूम में बंद हो जाओ, कॉन्सेंट्रेटली सुन लो। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले प्रारंभ किया,
प्रारंभ करने के बाद दंड न्यायालयों का गठन किया। गठन करने के बाद उनको उनकी शक्तियां दे दी। अब कोर्ट के साथ मिलके कौन काम करता है, तो चैप्टर 4 में हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ले आए। अब पुलिस क्या काम करती है, अरेस्ट करने का काम करती है, तो चैप्टर 5 में उसने पर्सन्स की अरेस्ट कर दी। कुछ पर्सन्स को अरेस्ट कर दिया, कुछ नहीं आए तो उनको हाजिर होने के लिए आदेशिकाएं भेज दी चैप्टर नंबर 6 में। अब देखो, कुछ जगह पे हमें लोगों की जरूरत थी, कुछ जगह पे हमें चीजों और डॉक्यूमेंट की जरूरत थी। तो कुछ लोग जिनको हमें बुलाना था हमने चैप्टर 6 में बुला लिया। अब कुछ लोगों हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और चीजों की जरूरत थी, तो चैप्टर 7 में हमने चीजें पेश करने के लिए आदेशिकाएं निकाली। चीजें या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए हमने आदेशिकाएं निकाली। अब देखो, हमने लोगों को अरेस्ट भी कर लिया, कुछ लोगों को बुला भी लिया और डॉक्यूमेंट भी मंगवा लिए। इन सब में आपस में हमें क्या बिठानी है, व्यवस्था बिठानी पड़ेगी। तो चैप्टर 8 में हमने क्या बिठाई, व्यतिकारी व्यवस्था बिठाई। ये जो स्टोरी बता रही हूँ इमेजिनरी स्टोरी है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, सिर्फ आपको एक कहानी बता रही हूँ ताकि आपको ये चैप्टर्स याद हो जाए। तो हमने व्यक्तियों को अरेस्ट किया, उनको बुलाया, कुछ चीजें मंगवाई, उनके बीच में आपस में हमने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स किए, व्यतिकारी व्यवस्थाएं बिठाई। अब देखो, व्यतिकारी व्यवस्था बिठाई, कुछ लोग तो इतने ढीठ थे कि वो परिशांति कायम रख ही नहीं रहे थे, शांति बना ही नहीं रहे थे। तो हमने क्या कर ली, उनसे प्रतिभूति ले ली। तो चैप्टर 9 में परिशांति कायम रखने के लिए हमने उनसे प्रतिभूति ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं बिठा रहे थे। अब पता है ये परिशांति कायम कौन नहीं रख रहा था, 3 लोग नहीं रख रहे थे। पत्नी बिल्कुल भी नहीं रखती, संतान और माता पिता, 3 लोगों ने परिशांति नहीं रखी। कौन था चैप्टर 10 में, पत्नी, संतान और माता पिता। अब इनसे पूछा कि तुम शांति क्यों नहीं बना रहे, तो इन्होंने कहा हमें भरण पोषण दिला दो, तब हम शांति बना लेंगे। तो चैप्टर 10 में क्या है, भरण पोषण किसके लिए, पत्नी, संतान और माता पिता के लिए। फिर से एक बार चैप्टर 10 रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभ किया, किसका, दंड न्यायालयों का गठन किया। प्रारंभ करने के बाद दंड न्यायालयों का गठन किया। थर्ड में उनको शक्तियां दे दी। फोर्थ में उनकी हेल्प के लिए हम कौन ले आए, पुलिस अधिकारी ले आए। पुलिस का काम क्या होता है, गिरफ्तार करना। फिर कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ को हमने हाजिर होने के लिए बोला, और 7वें में कुछ के हमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी तो चीजें पेश करवाई। देन चैप्टर 8 में इन सबको बुला तो लिया, अब व्यवस्था भी तो बिठानी पड़ेगी, तो चैप्टर 8 में हमने व्यतिकारी व्यवस्था बिठाई। अब कुछ लोग तो व्यवस्था बिठा ही नहीं रहे थे, परिशांति कायम रख ही नहीं रहे थे, तो हमने उनसे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति ली। अब ये परिशांति कौन नहीं कायम रख रहा था, पत्नी, संतान और माता पिता नहीं रख रहे थे, तो इन्होंने कहा हमें भरण पोषण दिला दो तो हम शांति भी बना लेंगे। तो चैप्टर 10 भरण पोषण किसके लिए, पत्नी, संतान और माता पिता के लिए। उसके बाद अब देखो, हमने इनको भरण पोषण दिलाया तो इन्होंने लोक व्यवस्था बना ली, शांति से ये बैठ गए। तो चैप्टर 11 कहता है लोक व्यवस्था बनाए रखना और परिशांति बनाए रखना। तो चैप्टर 10 में इनको जैसे ही भरण पोषण मिला, इन्होंने परिशांति और लोक व्यवस्था बना ली। अब यहाँ तक एक हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है चैप्टर 11 तक कि हमने उनको भरण पोषण दिलाया, देन उन्होंने लोक व्यवस्था और परिशांति बना ली। अब देखो, फिर आती है पुलिस। पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस का काम क्या होता है, निवारक करना, अपराधों का निवारण करना। इसके बाद कौन आई, पुलिस आई। चैप्टर 12 में पुलिस का काम क्या होता है, कार्यों का निवारण करना, रोकना। पुलिस का काम है कार्यों को रोकना। कैसे रोकेगी, जब तक उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो वो अपराधों को कैसे रोकेगी। तो चैप्टर 13 में पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद जाके उसने इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस कार्यों को तो तब रोकेगी जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चैप्टर 13 में जैसे ही उसको इंफॉर्मेशन मिली, उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। अब देखो, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके सारे चीजें क्या घर पे तो लेके जाने से रही, किसके पास लेके जाएगी, कोर्ट में लेके जाएगी। तो चैप्टर 14 में ये इन्वेस्टिगेशन में जो जो सबूत हमें मिले वो लेके गए दंड न्यायालय के पास। दंड न्यायालय ने क्या किया, उनको यूज, जांच और विचारण में किया। पुलिस को इत्तला मिली, अन्वेषण करने गई। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस दंड न्यायालय के पास गई और इस इन्वेस्टिगेशन में मिली बातों को जांच और विचारण में यूज किया गया। तो चैप्टर 14 जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता।
अब देखो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने जांच और विचारण में उनको यूज किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि पहले मेरी एक शर्त है, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन की बातों को तभी एक्सेप्ट करूंगा, मेरी एक शर्त मान लो। तो कार्यवाही शुरू करने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई। अन्वेषण किया, कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने कहा कि पहले मेरी कुछ शर्तें मान लो। तो चैप्टर 15 में क्या की, कुछ शर्तें लगाई। अब हमने शर्तों को पूरा किया, मजिस्ट्रेट की बात है, टाल नहीं सकते, तो शर्तों को हमने पूरा किया। देन चैप्टर 16 में मजिस्ट्रेटों से हमने परिवाद कर दिया, हमने शर्तें पूरी की, तो मजिस्ट्रेट ने हमारा परिवाद एक्सेप्ट कर लिया। अब परिवाद जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो मजिस्ट्रेट के सामने हमारी कार्यवाही शुरू हो गई। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही हमारा परिवाद एक्सेप्ट किया, वैसे ही चैप्टर 17 में कार्यवाही शुरू हो गई। अब कार्यवाही शुरू हो गई तो क्या करेंगे, डांस ना ना, क्या लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। कोर्ट में क्या लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं। तो जैसे ही कार्यवाही स्टार्ट हुई तो चैप्टर 18 में हमने क्या लगाए, मजिस्ट्रेट ने क्या लगाए, चार्ज लगाए। देन चार्ज लगने के बाद अब देखो मजिस्ट्रेट तो सीरियस हो गया, क्यों, क्योंकि उसकी शर्तें पूरी हो चुकी है। देन मजिस्ट्रेट ने हमारा परिवाद एक्सेप्ट किया, वैसे ही कार्यवाही प्रारंभ हो गई। प्रारंभ होते ही क्या लगे, आरोप लगे। अब आरोप लगने के बाद हमारी ट्रायल स्टार्ट हो गई। आरोप लगने के बाद हमारी ट्रायल स्टार्ट हो गई। 4 ट्रायल को याद रख लो। सबसे बड़ी होती है सेशन ट्रायल, फिर होती है वारंट ट्रायल, फिर होती है सम्मन ट्रायल, फिर होती है संक्षिप्त ट्रायल, समरी ट्रायल। तो सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रायल कौन सी है, सेशन ट्रायल है। तो चैप्टर 19 में सबसे पहले हमने बड़ी ट्रायल स्टार्ट की, सेशन ट्रायल। फिर हमने की उससे छोटी वाली चैप्टर 20 में वारंट ट्रायल, फिर उससे छोटी वाली को भी फॉलो कर लिया सम्मन ट्रायल, और सबसे छोटी वाली फॉलो कर ली संक्षिप्त विचारण। सबसे छोटी वाली क्या कर ली, संक्षिप्त विचारण स्टार्ट कर ली। अब यहां तक एक बार फिर से देख लो, जो मैंने आपको बताया, थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। क्या कहा, जैसे ही भरण पोषण दिया, शांति बन गई। फिर आई पुलिस। पुलिस का काम क्या है, कार्यों को रोकना। कैसे रोकेगी, जब तक उसको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। इंफॉर्मेशन मिली तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद किसके पास गए, दंड न्यायालय के पास गए। दंड न्यायालय ने कहा मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा, मेरी शर्तें मान लो पहले। तो 15 में क्या की, शर्तें मनवाई। 16 में उसने परिवाद एक्सेप्ट कर लिया। 17 में चार्ज लगा दिए। चार्ज लगने के बाद 4 ट्रायल हमने फॉलो कर ली, सेशन, वारंट, सम्मन और संक्षिप्त। चैप्टर 22 तक क्लियर। चैप्टर 22 तक हमने संक्षिप्त विचारण को फॉलो किया। अब देखो, संक्षिप्त विचारण होने का मतलब छोटा ट्रायल किया, छोटी सी हमने प्रोसीजर बिठाई और काम नक्की कर दिया। छोटा काम में हमेशा क्या होती है, सौदेबाजी होती है, बार्गेनिंग होती है। औरतें खुश हो रही हो बार्गेनिंग सुन के, यस, बार्गेनिंग तो हमारी रग रग में बसी है। तो हमने क्या की, छोटी ट्रायल में बार्गेनिंग कर ली। तो चैप्टर 23 कहता है अभिवाक सौदेबाजी, मतलब बार्गेनिंग करना। अब देखो, बार्गेनिंग में मार्केट में तो खड़े नहीं है, कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो कोर्ट में क्या हुआ, जो कारागार में परिरुद्ध और निरुद्ध व्यक्ति थे, उनकी हाजिरी के लिए हमने बार्गेनिंग की कि आप अपना जजमेंट कैसे सुना सकते हो, पहले उनको बुलाओ तो सही जिनको आपको पनिश करना है। इस बारे में हमने क्या की, बार्गेनिंग की। तो चैप्टर 23 में बार्गेनिंग की किस बारे में, जो कारागार में परिरुद्ध है उनको पहले हाजिर करो। देन उनको हाजिर किया तो क्या हुई, चैप्टर 25 में जांच और विचारण में साक्ष्य लिए गए, जिनको हमें बुलाना है हाजिर करके, फिर उनका जांच और विचारण में साक्ष्य लिया। अब जांच और विचारण में साक्ष्य लिया तो हम साक्ष्य तो तभी लेंगे जब हमें जनरल प्रोविजन पता होंगे। अगर हमें साधारण उपबंध ही नहीं पता होंगे जांच और विचारण के, तो हम काम कैसे करेंगे। तो साक्ष्य लेने से पहले हमें साधारण उपबंध देखने हैं। तो 25 में जांच और विचारण में साक्ष्य लिए, उससे बाद हमने उसके साधारण उपबंधों को देखा। अब जब हमने उसके जनरल रूल्स को, जनरल बातों को देखा, तो हमें पता चला कि पागल व्यक्ति को तो सजा ही नहीं देनी। अगर कोई पर्सन पागल है तो उसको हमें पनिश नहीं करना। तो चैप्टर 27 में हमें बताया विकृचित अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, कि जो पागल है
उनको माफ किया जाएगा, कोई पनिशमेंट उनको नहीं मिलेगी। कहां से पता चला? बीएनएस में जनरल एक्सेप्शन का एक चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर हमें पता चला विकृचित व्यक्तियों को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। अब मान लो मजिस्ट्रेट से गलती हो गई, पागल व्यक्ति को पनिशमेंट दे दी, तो पनिशमेंट मिली तो क्या हुआ, किस पर इफेक्ट पड़ा? हमारे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे इफेक्ट पड़ा, न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ा। 27 में पागल व्यक्ति को पनिशमेंट दे दी तो 28 में न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ा। अब देखो, न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ा तो फिर हमें सारा जो फैला हुआ रायता है उसको निपटा के 29 में जजमेंट देना जरूरी है, नहीं तो जनता में क्या मच जाएगी, हड़बड़ी मच जाएगी। तो जैसे ही विकृचित व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये तो पागल है, इसका इफेक्ट हमारे न्याय प्रशासन पर पड़ा, तो कोर्ट ने जल्दी से करके और अपना जजमेंट दे दिया। अब देखो, जजमेंट किस पे दिया? डेथ पनिशमेंट के बारे में दिया। चैप्टर 30 में डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के बारे में क्या दिया? जजमेंट दिया। अब देखो, जिन मामलों में फिर हम डेथ पनिशमेंट मिली तो फिर हम कहां गए? चैप्टर 31 में अपील में गए। अब डेथ पनिशमेंट ऐसे ही तो एक्सेप्ट करने से रहे, हमारे पास हथियार है, क्या हथियार है? अपील का हथियार है। तो फिर हम कहां गए? अपील में गए। चैप्टर 31 हम अपील में गए। अपील, हमें पता चला कि इस मैटर की तो अपील ही नहीं होती, तो फिर डरना नहीं है, अभी हमारे पास दो हथियार और बचे हैं। क्या? निर्देश और पुनरीक्षण। क्या हथियार बचे हैं? निर्देश और पुनरीक्षण। तो जिन मामलों में अपील नहीं होती उसमें रेफरेंस और रिवीजन होता है। तो चैप्टर 32 रेफरेंस और रिवीजन। अब रेफरेंस और रिवीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैटर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो चैप्टर 33 में हमने उस क्रिमिनल मैटर को ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ट्रांसफर किया तो हमें बेनिफिट मिल गया, हमारी पनिशमेंट का या तो एग्जीक्यूशन होगा या कम होगी या लघुकृत होगी। तो हमारी पनिशमेंट को या तो कम किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, या लघुकृत किया जाएगा। अब देखो, मान लो आपकी पनिशमेंट को कम कर दिया, तो कम करने के बाद एक प्रोविजन होता है, जमानत भरवाई जाएगी, जमानत और बंद पत्र आपसे भरवाए जाएंगे। तो चैप्टर 35 कहता है जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध। अब देखो, जमानत तो भर ली आपने, लेकिन जमानत के रूल्स को तो फॉलो ही नहीं किया, भंग कर दिया। तो जमानत पत्र जो भरते हैं उसमें जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी का क्या कर दिया? व्ययन कर दिया, उस प्रॉपर्टी का व्ययन कर दिया। अब प्रॉपर्टी का व्ययन किया तो ये एक अनियमित कार्यवाही होगी। चैप्टर 37 में प्रॉपर्टी का व्ययन करते ही 37 क्या हो जाएगी? ये अनियमित कार्यवाही हो जाएगी। अब अनियमित कार्यवाही के लिए संज्ञान लेना पड़ेगा और टाइम के अंदर लेना पड़ेगा। तो 38 कहता है परिसीमा को ध्यान जरूर रख लेना। और उसके बाद जो मिसलेनियस हमारा बचा कुचा हमने उसको डाल दिया प्रकीर्ण में। चैप्टर 39 क्या कहते हैं? प्रकीर्ण के बारे में कहता है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं हम कि हमने जो ये पढ़ा प्ली बार्गेनिंग के बारे में। प्ली बार्गेनिंग कर ली हमने। प्ली बार्गेनिंग करने के बाद हमें पता चला कि ये तो क्या है, प्ली बार्गेनिंग कर ली, कारागारों में परिरुद्ध, और उनको तो बुलाओ, हाजिर तो करो। जब उनको हाजिर किया तो जांच और विचारण में एविडेंस लिए। एविडेंस लेने से पहले जनरल प्रोविजंस पढ़ने पड़ते हैं। तो चैप्टर 26 में हमने जनरल प्रोविजंस के बारे में पढ़ा। पता चला कि ये तो पागल व्यक्ति निकला, विकृचित व्यक्ति निकला। पागल व्यक्ति को पनिशमेंट दोगे तो क्या होगा? न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ेगा। न्याय प्रशासन पर प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ? कोर्ट ने जल्दी जल्दी मैटर निपटा के 29 में जजमेंट दे दिया। जजमेंट कैसा दिया? डेथ पनिशमेंट के बारे में दिया। डेथ पनिशमेंट दी तो हम भागे भागे कहाँ गए? अपील में गए। पता चला इस मैटर की तो अपील ही नहीं होती, तो 32 में हमने क्या किया? रेफरेंस और रिवीजन किया। अब रेफरेंस और रिवीजन कैसे होगा? डायरेक्ट तो दूसरे कोर्ट को कैसे पता चलेगा? जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? तो 33 में हमने मैटर को ट्रांसफर कर दिया। 34 में जब ट्रांसफर किया तो हमारी पनिशमेंट या तो एग्जीक्यूट हो जाएगी या पनिशमेंट कम हो जाएगी। अब कम हो गई तो ऐसे तो छोड़ने से रहे, हमसे जमानत और बंद पत्र भरवाएंगे।
जमानत और बंद पत्र को भंग कर दिया तो हमारी प्रॉपर्टी को व्ययन कर देंगे। अब प्रॉपर्टी का व्ययन मतलब ये अनियमित कार्यवाही हो गई। अब अनियमित कार्यवाही के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिटेशन पीरियड को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो बचा कुचा है वो हमने डाल दिया मिसलेनियस में, प्रकीर्ण में। तो ये हमारी चैप्टर 1 से चैप्टर 39 तक की वीडियो है। जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर सीरीज याद हो रही है डायरेक्ट बेरेक्ट से याद कर लो, लेकिन जिनको नहीं याद हो रही वो इस वीडियो को देखो और इस वीडियो को इतने पर्सन्स, इतने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो ताकि जिनको भी देख के डर लगता है कि बीएनएस के चैप्टर 39 याद नहीं होंगे, उनको भी याद होंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी। और बीएनएस की जो चैप्टर की सीरीज है वो भी मैंने ऐसे ही आपको बताई है, तो वो भी आप देख लीजिए। उसके अलावा बीएनएस की डेली इवनिंग में 7 बजे सीरीज आती है और बीएनएसएस की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। टोटल हम सेक्शन 40 तक कर चुके हैं, आपने नहीं देखी है तो फटाफट वो सीरीज भी देख लीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद, लेकिन प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आपको चैप्टर 39 याद हो चुके हैं तो प्लीज आप मुझे बताओ। बाकी आज के लिए धन्यवाद।